ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन हमारा टॉपिक चल रहा था। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। इसमें कुछ कैलकुलेशन जो किए थे मैं यहाँ पे सीधे डायग्राम पे बताता हूँ आप लोगों को, है ना। ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बेटा, इसको हमने क्या ले लिया, एक्स एक्सिस। ये हो गया वर्टिकल डायरेक्शन, इसको हमने ले लिया वाई एक्सिस। यहाँ पे ये प्रोजेक्टाइल है ना। नेग्लेक्ट इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस, नेग्लेक्ट इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस, मैंने सिंपल एयर लिख दिया। एंड दिस इज द वेलोसिटी u, और ये एंगल कितना यहाँ पे थीटा। तो इसका जो पाथ होता है, अब आपको इसको पूरे एक पेज पे ये डायग्राम बनाना है, क्योंकि कल जो हमने पढ़ा था उसी का पूरा डिस्कशन हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं अभी, ठीक है बेटा। ये वाला जो डिस्टेंस होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, आर का मतलब क्या था, हॉरिजॉन्टल रेंज, बराबर है। दिस इज द हॉरिजॉन्टल रेंज, समझ गए। ये डिस्टेंस क्या है यहाँ पे, दिस डिस्टेंस इज हॉरिजॉन्टल रेंज। और हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला क्या था, ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। जब ये प्रोजेक्टाइल यहाँ पे पहुंचेगा तो ये कैपिटल टी टाइम पे पहुंचेगा। या फिर टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला क्या है हमारे पास में, टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला 2u/g या 2u sin थीटा, बराबर है। टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला क्या है बताओ जरा फटाफट, यहाँ पे अपन लिख दें। टाइम ऑफ फ्लाइट इज 2u/g या फिर 2u sin थीटा अपॉन जी, ठीक है। तो और ux की वैल्यू किसके बराबर थी, ये सारे पैरामीटर्स हमने ऑलरेडी कल क्लास में डिस्कस किया है। इट इज u cos थीटा, और ये कौन सा हो गया यहाँ पे u बाय दैट इज इक्वल्स टू u sin थीटा, एंड जो एक्सीलरेशन इस पे a बाय इज इक्वल्स टू g, बराबर है। तो यहाँ पे जब हम और वैल्यू पुट करते हैं इसकी, तो इट इज ux, और टाइम ऑफ फ्लाइट किसके बराबर है, 2u/g या फिर 2 टाइम्स ux u/g या फिर 2u cos थीटा u sin थीटा अपॉन g। तो ये एक और फार्मूला बन के आ गया था यहाँ पे, इट इज u² sin 2 थीटा अपॉन g के बराबर, ठीक है। फिर ये क्या है यहाँ पे, इट इज मैक्सिमम हाइट। और बेटा मैक्सिमम हाइट का क्या फार्मूला आया था, u/स्क्वायर अपॉन 2g, है ना। u/स्क्वायर अपॉन 2g मतलब u² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यहाँ साइन 2 थीटा है, ध्यान रखना, इट इज नॉट स्क्वायर थीटा, इट इज साइन 2 थीटा। ये साइन 2 थीटा है, हाँ, स्क्वायर नहीं है, यहाँ स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है। ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला हो गया। एंड इक्वेशन ऑफ पाथ का क्या फार्मूला था, इक्वेशन ऑफ पाथ विल बी y इक्वल्स टू tan थीटा इंटू x माइनस हाफ ऑफ g डिवाइडेड बाय u² cos स्क्वायर थीटा इंटू कितना x। ये इक्वेशन ऑफ पाथ का फार्मूला है, ठीक है। जब प्रोजेक्टाइल यहाँ पे लैंड करेगा, इसको हिट करेगा, तो ये vy इज इक्वल्स टू अगेन u sin थीटा, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहता है वेलोसिटी का, ये नहीं बदलता है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसके बराबर बेटा, vx इज इक्वल्स टू ux। और जब ये ग्राउंड को हिट करेगा जिस वेलोसिटी से, तो जितने एंगल से यहां से हम लोग इसको प्रोजेक्ट करते हैं
उतने ही एंगल से यहाँ पे इसको हिट करता है। वेलोसिटी का ये जो कंपोनेंट है उसी हाइट पे आके ये रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है। ठीक है, और जो अगर टोटल स्पीड अगर देखोगे आप इसकी, तो इसकी यहाँ पर की ये जो टोटल स्पीड आएगी भी, कि किस स्पीड से ये हिट कर रहा है, तो दैट इज इक्वल टू प्रोजेक्शन स्पीड। तो जितनी वेलोसिटी से, जितनी स्पीड से यहां से आप इसको प्रोजेक्ट करोगे, उतनी स्पीड से यहाँ पे हिट करेगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वर्टिकल कंपोनेंट अभी यहाँ पे ऊपर की तरफ है, यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये पैरामीटर्स हमने कल कैलकुलेट किए थे, और इसके अलावा एनी टाइम टी के लिए भी कुछ कैलकुलेशन हम लोगों ने किया हुआ था। समझ गए? समझ गए इतना? हेलो, समझ गया बेटा? बोलो जल्दी से। कल कैलकुलेशन किए थे, और मैंने आप लोगों को बोला था कि इसको 4 से 5 बार आप लिख लिख के प्रैक्टिस करो, है ना। जब तक आप 4 से 5 बार आप लोग लिख लिख कर प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो जैसे मैंने यहाँ पे इनको सीधे लिख दिया, आप लोगों से भी सीधे लिखते नहीं बनेगा। क्योंकि अगर सीधा लिख लोगे तो बहुत सारे कैलकुलेशन से हम लोग बच जाते हैं, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप 4 से 5 बार इसकी प्रैक्टिस करो, लिख लिख कर प्रैक्टिस करो। लेकिन जब भी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, इसी से रिलेटेड जब हम लोग न्यूमेरिकल लेंगे, तो फिर हम लोग स्टेप, जरूरी नहीं कि आप फार्मूला याद रखो, लेकिन अगर याद है तो आप डायरेक्ट फार्मूले में वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हो। उससे स्पीड आपकी बढ़ेगी। लेकिन आप 4 से 5 बार जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे, जो हमने पिछली क्लास में किया था, तो आपको ये दिमाग में रहेगा डायरेक्ट कि मैक्सिमम हाइट कितनी है, ये कितना है, टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी है। तो सीधे सीधे आप इस पैटर्न के क्वेश्चन या ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन को सीधे सीधे आप अप्लाई कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो नोट करो इसको फटाफट, और एक पूरे पेज पे नोट करना, जिससे आपका पूरा डेटा वहीं पे आ जाए, मतलब पूरा डायग्राम प्रॉपर नीट एंड क्लीन बनाना। ठीक है, समझ गए बेटा? हेलो, समझ गए? अरे बोलो जल्दी से, समझ गए कि नहीं ये? यस सर। चलो फटाफट नोट कर लो। हाँ, आज मानकापुर ब्रांच में आऊंगा मैं। आभार। यस सर। अच्छा, जिन बच्चों के ना जो जेई वाले, जैसे जिसकी सुबह की क्लास नहीं होती, अब वो शाम की क्लास करना चाहते हैं, है ना, या शाम के उसमें जाना चाहते हैं, तो फिर आपको नीट वाली आईडी से एंटर करना पड़ेगा। नीट वाले जो मैंने भेजा था ना, उससे रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा, तब उनकी शाम की क्लास होगी, है ना। ऐसा कंबाइन नहीं हो पाती इस पे। आप जिस बैच में आपकी एंट्री है, उसी बैच में आपकी क्लास हो पाती है। ठीक है, समझ गए? क्योंकि उसी बैच से हम लोग यहाँ पे चालू करते हैं। तो आपको अगर ऐसा है तो वहां पे कर दो। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि कंबाइंड ही कर दिया जाए सुबह शाम, तो ये दिक्कत नहीं रहेगी, है ना, तुम्हारे बैच को। पूरा फाउंडेशन, समझ गए? फाउंडेशन ऑनलाइन करके कंबाइंड कर देते हैं, तो सुबह भी लाइव कर देंगे और शाम को भी लाइव कर देंगे, है ना। तो ये रिक्वेस्ट की जरूरत नहीं रहेगी। आयुष सर, मेरा तो नॉर्मल बोर्ड है। नॉर्मल बोर्ड है तो बोर्ड वाली क्लास करना, तो ये वाली क्यों करता है? तो आयुष, हेलो, बोर्ड का टाइम टेबल अलग है ना बेटा। जिन बच्चों की प्लेन बोर्ड है वो इसको ना करें भैया, बहुत हैवी पड़ता है उनको। फटाफट नोट करो बेटा, फटाफट नोट करो सभी बच्चे। बोर्ड के भी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में है ना, बोर्ड की। फिजिक्स की ऑनलाइन होती, बोर्ड की शाम को। बोर्ड वाले ग्रुप में ऐड होती नहीं तुम?
ऑफलाइन डाउट की टाइमिंग वही बेटा 12:30 से 2-2:30 बजे तक है ना। हेलो आभा, यस सर। 12:30 से 2 बजे तक है, लेकिन उसमें तुम प्लस माइनस 15 मिनट रखा करो, क्योंकि कभी अगर जल्दी पहुंच गए तो ठीक है, आप 1 बजे का रखा करो। 12:30 से 2-2:30 बजे तक है ना। ओके सर। हो गया नोट करके? नोट करके हो गया क्या? नोट करके हो गया? यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ये। नो सर। इट इज एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ठीक करना इक्वेशन में, एक्स स्क्वायर है ये, एक्स स्क्वायर यहाँ पे। हाँ हो गया नोट करके पूरा? नोट करके हाँ रुका हुआ, यहाँ पे ठीक करना, यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है ये। हो गया नोट? सर 2 जनों का हैंड रेज है। क्या बेटा? हेलो 2 लोगों का हैंड रेज है बोला सर। अच्छा, 2 लोगों की एंट्री रिक्वेस्ट आ रही है क्या? देखता हूँ रिक्वेस्ट किस किस की आ रही है। ठीक है, हो गया क्या अभी? क्या बोल रहे हैं हाई डेफिनेशन? अरे हाई डेफिनेशन नहीं है ये, एलडी। वीडी का मतलब क्या है यहाँ पे? वीडी का मतलब वर्टिकल डायरेक्ट। वर्टिकल डायरेक्शन, और एसडी का मतलब हाई डेफिनेशन लिख रहा है ये। कमाल हो यार तुम लोग भी। वीडी का मतलब वर्टिकल डायरेक्शन और एसडी का मतलब यहाँ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, हाई डेफिनेशन नहीं है। एचडी, वाह, मैं भी यही समझ रहा था कि यही समझोगे तुम लोग, जानबूझ के कर रहा था ऐसा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है, इट इज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अभी समझ गए कि नहीं? एच डी, तो वी डी का बताने की जरूरत नहीं है, समझ गए? अरे कुछ तो बोल दो। यस सर। हो गया सर? हो गया सभी का लिखकर? हेलो यस सर। हो गया बेटा? तो ये याद रखो हाँ इसको। अब आगे बढ़ते, थोड़ा एक और डायग्राम हम लोग लेते हैं यहाँ पे। पेज नंबर 2। कुछ चीजें मैं डायग्राम से समझा देता हूँ आप लोगों को, ध्यान देना। फिर से डायग्राम ले रहा हूं मैं इसका। यहाँ पे ये एच डी मतलब, एच डी मतलब क्या है? हेलो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ये इनिशियल स्पीड, ये एंगल थीटा, ये ठीक है। यहाँ पे आके ये हिट कर रहा है। सेम हाइट पर प्रोजेक्टाइल कितनी बार रहता है? देखो सेम हाइट है ये, यहाँ पे अगर देखोगे तो सेम हाइट, ये मान लो कितनी हाइट है h1, और ये वाली कितनी हाइट हो गई यहाँ पे h2। सेम हाइट पे प्रोजेक्टाइल 2 बार रहता है, बराबर, एक यहाँ पे
और एक यहाँ पे नीचे आते टाइम। ऐसे यहाँ पर भी सेम हाइट पे प्रोजेक्टाइल कितनी बार रहता है? 2 बार। बस एक जगह को छोड़ के, कौन सी जगह को छोड़ के? मैक्सिमम हाइट को छोड़कर बाकी 2 बार रहता है। तो अगर प्रोजेक्टाइल को यहां तक पहुंचने का टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है? ये t है। तो यहां से सिमेट्रिक देख के बताओ कि मैक्सिमम हाइट पे कितनी देर में पहुंच जाएगा। ये यहाँ पे कितनी देर में पहुंचेगा? आधा टाइम ऑफ फ्लाइट है ना, आधा लगेगा टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब इट इज u/g या u sin थीटा अपॉन g रहेगा। ठीक है। अभी इसमें जो ये कौन सा कंपोनेंट हो गया वेलोसिटी का? दिस इज ux हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये कौन सा कंपोनेंट हो गया इसका? uy वर्टिकल कंपोनेंट। तो जैसे जैसे बेटा प्रोजेक्टाइल आगे बढ़ रहा है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं आता, वर्टिकल कंपोनेंट इसका कम होने लगता है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं आता, वर्टिकल कंपोनेंट क्या होने लगता है? कम होने लगता है। फाइनली यहां पे पहुंच के वर्टिकल कंपोनेंट हो जाता है 0, फिर वर्टिकल कंपोनेंट का डायरेक्शन नीचे आने लगता है। यहां पर भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहता है। एक बात ध्यान देना, प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम हाइट पर स्पीड 0 नहीं होती। अगर यहाँ पे स्पीड 0 हो जाएगी ना तो ये यहीं से धड़ाम से नीचे गिर जाएगा, इधर आगे जाएगा ही नहीं। मैक्सिमम हाइट पे कितनी स्पीड होती है? ux के बराबर स्पीड होती है। तो ये ध्यान रखना भैया, नोट यहां पे ऐसा याद रखो, एट मैक्सिमम हाइट व्हाट इज द स्पीड? स्पीड इज इक्वल्स टू vx इक्वल्स टू ux इक्वल्स टू कितना? u cos थीटा रहती है। ठीक है। और फिर जैसे और आगे बढ़ेगा, अब वर्टिकल डायरेक्शन की स्पीड नीचे की तरफ बढ़ने लगती है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पे पहुंच के वर्टिकल डायरेक्शन की स्पीड एग्जैक्टली uy हो जाती है, इस पे कोई फर्क नहीं है। vx इक्वल्स टू किसके बराबर? ux के बराबर। वर्टिकल डायरेक्शन की स्पीड एग्जैक्टली uy के बराबर। तो टोटल वेलोसिटी ये बन गई यहाँ पे, और ये एंगल भी थीटा। तो जितने डिग्री का ये वाला एंगल रहता है, उतने डिग्री का बेटा ये वाला एंगल भी रहता है। सेम हाइट पे 2 बार रहता है प्रोजेक्टाइल। ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी की जो इक्वेशन है, इट विल बी ux i कैप माइनस u बाय j कैप। और इसका मैग्नीट्यूड अगर देखोगे तो इसका मैग्नीट्यूड u के बराबर रहेगा। जितनी स्पीड से यहाँ पे प्रोजेक्ट किए हो, उतनी स्पीड से ये ग्राउंड को हिट करता है। समझ गए? सेम हाइट पे 2 बार रहता है ना, तो वो डिस्कशन बता रहा हूं। तो यहाँ पे देख सकते हो डायग्राम से, जो वर्टिकल कंपोनेंट है, जैसे जैसे प्रोजेक्टाइल ऊपर जाता है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी धीरे धीरे कम होते हैं। मैक्सिमम हाइट के बाद फिर वर्टिकल कंपोनेंट नीचे आने लगता है ये, और फाइनली जब सेम पोजीशन पे आता है तो वर्टिकल कंपोनेंट की जो वैल्यू है वो यहाँ पर के वर्टिकल कंपोनेंट के बराबर, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है। समझ गया बेटा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग एट ऑल। क्यों चेंज नहीं होता? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है इस पे। समझ गए? हेलो, समझ गया बेटा? कोई डाउट यहाँ पे? ओके, ठीक है, नोट कर लो। नोट कर लो, फटाफट नोट करो। सर एक और बताना। ठीक है, एक बार नोट कर ले फिर बताता हूँ। नोट कर ले पहले, है ना, फिर बताता हूँ। ठीक है बेटा, नोट कर ले फिर बताता हूँ। हाँ, वो भी बता दे रहा हूँ, जो नहीं समझा ना वो भी बता दे रहा हूँ, चिंता मत कर। ठीक है, जो नहीं समझा वो भी बता देता हूँ कि t/2 कैसे आ गया वहां पे।
पहले नोट कर लो फिर बताता हूँ। सर हो गया, लिखिए। क्या बेटा? हेलो। हो गया, लिखिए। ओके। सर 2 मिनट रुको सर। हाँ हाँ, रुक रहा हूँ, चिंता नहीं करो, रुका हुआ। हो गया? सर वेट फॉर अ मिनट। हाँ हाँ, रुका हुआ बेटा। सर वीवाई और युवा युवा इक्वल कैसे आ गई सर? डायरेक्शन तो डिफरेंट है ना दोनों की। क्या चीज बेटा, क्या चीज? सर वीवाई और युवाई। ये वी वाई और यू वाई इक्वल कैसे आ गए? प्रूफ कर दूं क्या इसको? सर डायरेक्शन तो डिफरेंट है ना। नहीं, वेलोसिटी यहाँ पे माइनस यू वाई है ना। देख, यहाँ पे जब तू यू वेक्टर लिखेगा, ये वाला यू वेक्टर, तो ये इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर विल बी यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप लिखा जाएगा। लेकिन यहाँ पे देख, यू एक्स आई कैप माइनस यू वाई जे कैप है, डायरेक्शन अपोजिट हुआ ना। तो ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी इक्वल नहीं है, लेकिन स्पीड इक्वल है। स्पीड में और वेलोसिटी में फर्क होता है ना बेटा, समझ गया? हाँ सर। हाँ, देख, क्योंकि वी वाई इक्वल्स टू, फार्मूला पढ़े थे, यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। तो वी वाई इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई की जगह पे माइनस जी, और फिर कितना हो गया टी, तो यू वाई प्लस माइनस जी। और टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला याद है ना, किसके बराबर होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला 2u अपॉन जी के बराबर। ठीक है, तो इट इज 2u अपॉन जी, जी से जी कट गया, तो कितना सॉल्व होके आ गया? वी वाई इज इक्वल टू यू वाई माइनस 2u बराबर तो इट इज माइनस यू वाई। मतलब ये बिल्कुल अपोजिट हो गया यहाँ पे, है ना? माइनस यू वाई आ गया, समझ हाँ गए? ठीक है सर, ठीक है सर। ओके, अभी एक बार और समझ लो। जब हम लोग बेटा किसी प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करते हैं, ठीक है, जैसे यहां से हमने किसी ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल को यहां से लॉन्च किए, तो ये ऐसे जाकर ऐसे आता है। तो इस प्रोजेक्टाइल में वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से दो कंपोनेंट रहते हैं इसमें वेलोसिटी के? एक रहता है हॉरिजॉन्टल वाला, और एक कौन सा वाला कंपोनेंट रहता है? वर्टिकल। तो जैसे जैसे प्रोजेक्टाइल ऊपर जाता है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट कम होने लगता है, और यहाँ पे जाके वर्टिकल हो जाता है 0, नहीं तो और ऊपर जाता है। हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट बना रहता है, और जैसे ही इसको क्रॉस करता है, वर्टिकल कंपोनेंट नीचे की तरफ बढ़ने लगता है, और यहाँ पे पहुंच के वर्टिकल कंपोनेंट जितना यहां था उतना ही हो जाता है, उसी हाइट पे। समझ गए? अब सेम हाइट पे, क्योंकि ये पूरा सिमेट्रिक है, आधा यहाँ का और आधा यहाँ का, तो जो वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पे आपको दिख रहा है वी वाई, वही वर्टिकल कंपोनेंट आपको यहाँ दिखेगा, जो यहाँ पे वही यहाँ दिखेगा।
हॉरिजॉन्टल वाली वैल्यू पे कोई चेंज नहीं, मैक्सिमम हाइट पे पहुंच के वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाता है, 0। प्रोजेक्टाइल को जितना टाइम यहां से यहां तक जाने में लगता है उतना ही टाइम यहां से यहां तक आने पे लगता है ना। ठीक है, जैसे हमने पढ़े थे ना मोशन लॉन्ग स्ट्रेट लाइन पे, जब बॉल को ऊपर उछालते हैं तो यहां से यहां तक जाने में जितना टाइम लगता है उतने टाइम वापस आने पे लगता है, तो यहां पर भी वैसे ही है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ये एंगल कितने डिग्री का कर दें, अगर ये एंगल को 90 डिग्री का कर दें तो ये मोशन ऐसा होता ना, यहां से यहां पे होता है कि नहीं। अगर ये एंगल 90 डिग्री कर देते तो बॉल ऊपर जाती और सीधे नीचे आती, एंगल बना दिए तो भी वही केस हो रहा है। तो एक वर्टिकल मोशन हो रहा है और एक हॉरिजॉन्टल हो रहा है। वर्टिकल के कारण ऊपर नीचे जा रहा है और हॉरिजॉन्टल के कारण ये आगे बढ़ रहा है। समझ गया बेटा? हेलो, यस सर। है ना। अगर मान लो यहाँ पे थीटा की 90 डिग्री कर दो तो बॉल कैसी जाएगी, ऊपर जाएगी और वापस आएगी। लेकिन एंगल है तो एंगल में दो कंपोनेंट, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट के कारण ऊपर जा रही है और नीचे आ रही है, और ये हॉरिजॉन्टल वाला उसको क्या कर ले रहा है, खींच ले रहा है। तो इसके कारण इसका मोशन ऐसा हो गया यहाँ पे। गॉट इट? समझ गए? समझ गए? हेलो, Yes. तो यस सर, समझ गया सर। ये समझ में आ गया बेटा t/2 क्यों लिखे अपन ने? यहां तक जाने का टाइम t है, यस सर। t/2 हो जाएगा। किसने पूछा था? नहीं समझ में आ गया ये? इसने पूछा था? यस सर। वेरी गुड। ये जो है समझ गया कि नहीं, t/2 कैसे आया? हेलो, यस सर। ओके फाइन। मिटा दूं कि कुछ बचा है नोट करने का? नो मिटा सर, दूं? डन। ओके फाइन। अब यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप है कि सेम टाइम पे प्रोजेक्टाइल दो बार एक ही हाइट पे रहता है ना, एक ही हाइट पे रहता है। नाउ दिस इज पेज नंबर 3। देखो, यहां से यहां तक जाने का टाइम मान लो t1 है, और यहां से यहां तक जाने का टाइम मान लो t2 है। थोड़ा सोच के बताओ, अगर दोनों टाइम को अपन लोग ऐड कर दें और यहां तक का टाइम t है, दोनों टाइम को अगर ऐड कर दें तो किसके बराबर होगा? सेम हाइट पे प्रोजेक्टाइल दो बार है, ये सेम हाइट है। कितनी सेम हाइट है? h सेम हाइट है, बराबर है। मतलब डेल्टा y इक्वल्स टू h इक्वल्स टू u बाय t प्लस हाफ ऑफ a बाय इंटू टी स्क्वायर। मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी u बाय t एंड प्लस हाफ ऑफ माइनस g इंटू टी स्क्वायर। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, दो टाइम निकलेंगे और ये दोनों टाइम को अगर आप ऐड कर दोगे, हाँ x की वैल्यू अलग अलग है बेटा। यहाँ पे ये x की वैल्यू ये x1 है, और यहाँ पर के लिए x की वैल्यू ये कितनी है, x2 है, बराबर है। समझ गए? तो यहां से सॉल्व करने पे आपको ये दो टाइम मिलेंगे, और बहुत इंटरेस्टिंग बात निकल के आ रही कि अगर हम इन दोनों टाइम को ऐड कर दें ना तो टाइम ऑफ फ्लाइट बन जाता है। समझ गए? अगर हम इन दोनों टाइम को ऐड कर दें तो दैट इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट, और x1 की वैल्यू किसके बराबर आएगी, ux इंटू t1, और x2 की वैल्यू रहेगी ux इंटू t2, और रेंज किसके बराबर होती, रेंज मतलब यहां तक का डिस्टेंस रहेगा, दैट इज इक्वल टू x1 प्लस x2। समझ गया ना, ये रेंज हो जाती है। तो इन दोनों को सम कर दोगे तो वो क्या बन जाता है, रेंज बन जाता है। ठीक है, जरूरी नहीं कि हर चीज को प्रूफ करें, डायग्राम से भी बहुत सारी चीजें डायरेक्ट समझ में आती हैं। ये और इतना पूरा यहां तक का डिस्टेंस ऐड कर दोगे तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस आ जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। क्लियर हो गया बेटा? तो सेम हाइट पे दो बार रहता है, एक बार यहां तक ऊपर चढ़ते टाइम और दूसरी बार नीचे उतरते टाइम। समझ गए? हेलो,
समझ गए कि नहीं? सर ओके, नोट करो। तो फिजिक्स में आप लोग जितना बढ़िया डायग्राम बनाओगे ना उतना अच्छा। बहुत सारी जो सिचुएशन है, बहुत सारी जो प्रॉब्लम है ना, वो डायग्राम से समझ में आ जाती है। इसलिए आप डायग्राम पे अच्छे से बनाया करो, कंजूसी मत बरता करो डायग्राम बनाने के लिए। और इसलिए मैं यहाँ पे देखो अभी पूरा डायग्रामेटिकली स्टडी हम लोग करते जा रहे हैं यहाँ पे फटाफट। सर इस ऐप पे रिकॉर्ड हो रहा है क्या? हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है ना इस पे भी। बना लिए बेटा डायग्राम? हो गया लिखकर? सर एक बार एक्सप्लेन कर दो सर। हाँ ठीक है, डायग्राम बना लो फिर बताता हूँ, है ना बेटा? पूरा बना लो डायग्राम। सर हो गया सर। ओके, सभी का हो गया? सर एक मिनट। Yes, sir. देखो सेम हाइट पे, जैसे ये हाइट है इतनी, तो जब कोई बॉल यहां से ऐसी जाती है तो सेम हाइट, यहां से सेम हाइट पे दो बार रहती है, एक बार जाते टाइम और एक बार उतरते टाइम। तो यहां से यहां तक का टाइम और यहां से यहां तक का टाइम, दोनों को ऐड कर दें तो किसके बराबर होता है वो टाइम? टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होता है। समझ गए बेटा? हेलो, यहां से यहां तक का t1 लगा मान लो, और यहां से यहां तक का t2 लगा, तो दोनों टाइम को ऐड कर दोगे, किसके बराबर होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट। और ये डिस्टेंस है x1 और यहां से यहां का डिस्टेंस हो गया x2। तो x1 की वैल्यू ux इंटू t1 और x2 की वैल्यू कितनी रहेगी? ux इंटू t2। समझ गए कैसे आ गए? क्योंकि x डायरेक्शन में ax इक्वल्स टू 0 है और ay इक्वल्स टू कितना है? -g है। अरे समझ गए कि नहीं एक्सीलरेशन के लिए? तो डेल्टा x इक्वल्स टू ux t प्लस हाफ ऑफ ax t स्क्वायर। तो ये वाला टर्म तो 0 हो गया, इसलिए डेल्टा x की वैल्यू क्या बचेगी? सिर्फ ux t बचेगी। तो x इक्वल्स टू ux t बचता है। तो x1 की वैल्यू ux इंटू t1, क्योंकि यहां तक का टाइम t1 है। अभी समझ गए बेटा? हेलो, समझ गए या नहीं? बोलो जल्दी से। हेलो, हाँ सर। हाँ ठीक है, समझ गए? तो इसको भी नोट कर लो जिससे तुमको याद रखने में आसानी हो, है ना? देखो ये जैसे बॉल है, यहां से यहां तक जाने का टाइम t1 और यहां से यहां तक का टाइम t2, और दोनों को ऐड कर दो तो किसके बराबर होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब सेम हाइट पर प्रोजेक्टाइल दो बार रहता है, एक बार यहां तक, ये हाइट यहां पर भी उतनी, यहां पर भी उतनी, तो सेम हाइट पे दो बार है, एक बार यहां से चढ़ते टाइम और उतरते टाइम। लेकिन यहां से यहां का टाइम t1 मान लो और यहां से यहां का टाइम t2 है, दोनों का सम करोगे किसके बराबर मिलेगा? टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर मिलेगा। ठीक है, समझ गए? समझ गए? और क्योंकि ax इक्वल टू 0 है, ay इक्वल टू -g है, तो डेल्टा x का ये फार्मूला लगाओगे ना, सेकंड इक्वेशन, तो डेल्टा x इक्वल टू uxt हो गया। तो डेल्टा x की वैल्यू x है सीधा, क्योंकि इनिशियल पोजीशन हम 0 ले रहे हैं, तो x इक्वल टू uxt। तो x1 की वैल्यू ux इंटू t1, x2 की वैल्यू ux इंटू कितना? t2। ठीक है, समझ गए बच्चों? बोलो जल्दी से। यस सर। समझ? ठीक है सर
हो गया लिखकर? मिटा दूं? लिखने का कुछ बचा है इसमें? नो सर। नो सर। ओके, अगले पेज पे जा रहे हैं हम लोग। देखो फिर से डायग्राम बनाते हैं। Now this is पेज नंबर 4। एनी टाइम टी के लिए जो इक्वेशंस आती हैं हमारे पास में, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एक्स एक्सिस ये वर्टिकल डायरेक्शन, वाई एक्सिस ये प्रोजेक्टाइल है, टी इक्वल्स टू 0 पे यहाँ पे ये हो गया ओरिजिन, ये इनिशियल वेलोसिटी, ये थीटा। अच्छा, अगर मान लो यहां पर से एंगल दिया ये फाई, तो थीटा प्लस फाई की वैल्यू कितना डिग्री रहेगी? 90 डिग्री। तो थीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो? 90 माइनस फाई लिख सकते हो। तो जरूरी नहीं है कि आपको एंगल हमेशा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से दे। आपको एंगल अगर वर्टिकल से दिया तो हॉरिजॉन्टल का बना सकते हो, क्योंकि अगर आप वर्टिकल से देखोगे तो थोड़े थोड़े चेंज करने पड़ेंगे। हॉरिजॉन्टल से अपन ने जैसे कि वैसे ही हो जाएगा, है ना? क्योंकि अगर ये वाला एंगल ले तो फिर ये u cos फाई बनता है और ये क्या बनता है? u sin फाई बनता है। तो ध्यान रखना, अगर वर्टिकल से एंगल दिया है तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप हॉरिजॉन्टल से बना लो, कंफ्यूजन नहीं रहेगी आपको, ठीक है? वैसे तो यहां से भी कर सकते हो, फिर पूरी प्रोसेस दोहराना पड़ता है। तो ये जैसे यहाँ पे आया प्रोजेक्टाइल, एनी टाइम टी पे, मान लो बेटा यहाँ कहीं पे है, एट टाइम टी पे ये इसकी पोजीशन है एक्स वाई, ये भी हमने डिराइव किया हुआ था ऑलरेडी, और ये इसकी वेलोसिटी है। और इस वेलोसिटी में भी यहाँ पे अगर देखोगे तो इसमें दो कंपोनेंट हैं। एक कंपोनेंट हो गया vx एंड दैट इज इक्वल्स टू ux, और एक कंपोनेंट हो गया vy, है ना? और ये कोऑर्डिनेट ये वाले हो गए यहाँ पे। तो इसका जो पोजीशन वेक्टर बनेगा, ये पोजीशन वेक्टर है इसका p पॉइंट का। तो ये ऑलरेडी हमने किया हुआ था। डेल्टा x मतलब x मतलब ux, t बचेगा, ठीक है, प्लस हाफ ऑफ ax इंटू टी स्क्वायर, मतलब क्या आएगा? सिर्फ ux t बचेगा। क्यों बचेगा ux t? क्यों बचेगा बता सकते हो? क्योंकि ax इक्वल्स टू 0 और ay की वैल्यू किसके बराबर यहाँ पे? माइनस g के बराबर है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई ऐसी रिलेशन नहीं है। ऐसे डेल्टा y अगर देखोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास y एंड इट इज u by t प्लस हाफ ऑफ माइनस g इंटू टी स्क्वायर। डायरेक्ट समझ गए? या तो फिर पूरे ही लिख दो, ए वाई इंटू टी स्क्वायर मतलब u by t माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। बेटा ux किसके बराबर यहाँ पे? ux इज इक्वल टू u cos थीटा, और uy किसके बराबर यहाँ पे? u sin थीटा। ऐसे वेलोसिटी का x कंपोनेंट इट इज vx इक्वल टू ux प्लस ax इंटू टी, ये बचेगा ux, और vy की वैल्यू हो जाएगी uy प्लस a बाय टी। तो इट इज uy माइनस कितना आ जाएगा? gt। तो एट टाइम t के लिए यहाँ पे ये, और फिर जब पोजीशन वेक्टर आपको लिखना है p पॉइंट पर, तो इट विल बी गिवन बाय x i कैप प्लस y j कैप। तो जो हमने कल की क्लास में डिराइव कर करके पढ़ा था, उसको मैं पूरा समराइज कर दे रहा हूं यहाँ पे, है ना? उसको ही पूरा समराइज किए हमने, ठीक है? नोट करो इसको भी, फटाफट नोट करो, फटाफट नोट करो। और फिर न्यूमेरिकल करने वाले, फिर इसके बाद में हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है?
सर एक और एक्सप्लेन करना। हाँ करता हूँ बेटा, पहले लिख के हो गया क्या पूरा? नो सर। हाँ, ठीक है लिख लो। हाँ लिख लो, फिर एक बार और कर देता हूँ एक्सप्लेन, है ना? लिख लो पहले पूरा। देखो स्क्रीनशॉट जब लेते थे ना तो कुछ बच्चे लिखते थे कुछ नहीं लिखते थे। अभी सभी साथ में लिखो, अभी कोई भी स्क्रीनशॉट के उसमें नहीं रहना, नहीं तो समझ में नहीं आएगी फिजिक्स फिर आगे चल के। साथ में लिखोगे, 4 बार चीजें हो रही हैं, एक बार पहली बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर समझ के लिखो, और फिर एक बार और अगर जरूरत पड़ती तो फिर एक्सप्लेनेशन हो रहा है। समझ गए ना? तो एक ही बार में हम एक ही कॉन्सेप्ट को हम 4 बार पढ़ ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? 2 बार तुम्हारे तरफ से, 2 बार मेरे तरफ से। तो समझ समझ के लिखो स्टेप्स को भी। हो गया हो गया क्या? सर वेट। सर हाँ बोलो बेटा। सर आपने यहाँ पर राइट साइड में क्या लिखा है सर? वो एक्स आई प्लस वाई इक्वल टू क्या लिखा है? प्लस वाई जे कैप आर पी, ये जो पोजीशन वेक्टर लिख रहे थे ना हम, चल यहाँ पे लिख देते हैं। ये जो पोजीशन वेक्टर लिखोगे ये वाला, तो ये पोजीशन वेक्टर किसके बराबर आएगा? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, यहीं पे लिख लिया सर, ठीक है? समझ गए? ये जो पोजीशन वेक्टर है, यहां से यहां तक का पोजीशन वेक्टर एक्स आई कैप प्लस क्या लिखोगे? इसको वाई जे कैप लिखोगे। और एक्स ऐसे निकाल दिए अपन ने, वाई की वैल्यू इस तरह से निकाल दिए। कल पढ़े थे ना डेल्टा वाई, कौन सी इक्वेशन ये? डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई, एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर को एक्स डायरेक्शन के लिए अलग लगा दिए और वाई डायरेक्शन के लिए अलग लगा दिए। तो डेल्टा एक्स किसके बराबर आ रहा है यहाँ पे? डेल्टा एक्स का मतलब होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल। तो फाइनल पोजीशन एक्स और इनिशियल कितनी है? ये एक्स आई है और वाई आई, मतलब इनिशियल पोजीशन है ना, ये इनिशियल पोजीशन है, तो ये 0 है इसलिए इसको एक्स लिख दिए। ऐसे डेल्टा वाई मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल, वाई माइनस 0। समझ गया बेटा? समझ गए कि नहीं? अरे समझ गए कि नहीं? यस हेलो सर हाँ अरे समझ गया सभी कि कोई डाउट है किसी को? ये समझ में आ गया पूरा कॉन्सेप्ट? समझ गए? ऐसी वेलोसिटी के लिए ये फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल्स टू u प्लस एटी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है, इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। उसी डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज होगी जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होगा। जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन नहीं, उस डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज नहीं। ठीक है? समझ गए बच्चों? अरे बोलो जल्दी से। यस सर। यस सर। ये मिटा दूं, अब मैं आगे बढ़ूं थोड़ा सा, ये मिटा दूं आगे बढ़ूं मैं? हेलो सर एक और आगे क्या बेटा? एक और बताना सर। एक बार और बता दूं, ठीक है? देख यहां से प्रोजेक्टाइल ऐसा जा रहा है। देख हमने जो केस देखे थे कि भैया मैक्सिमम हाइट का देख लिए, रेंज का देख लिए और टाइम ऑफ फ्लाइट का देख लिए। तो अब हम लोग एनी टाइम टी पे, मान लो ये प्रोजेक्टाइल यहाँ पे, तो एनी टाइम टी पे इसकी वेलोसिटी क्या है, इसकी पोजीशन क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट कितना और वाई कोऑर्डिनेट कितना है, ये निकाले अपन ने यहाँ पे। ये ठीक है? क्या नाम था? हेलो हाँ सर। समझ गया अभी कि नहीं?
तो ये कहां से निकालोगे? एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकालोगे? सेकंड इक्वेशन से। और वेलोसिटी को कैसे निकालोगे? फर्स्ट इक्वेशन से। देख, ये पूरी कहानी जो चल रही है ना, ये दो इक्वेशन पे पूरी कहानी चल रही, बल्कि तीन इक्वेशन पे। कौन कौन सी तीन? v इक्वल्स टू u प्लस एटी, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। इन्हीं तीन इक्वेशन पे पूरी कहानी चल रही है। x डायरेक्शन के लिए लिखना तो x के लिए लिख दो, y के लिए लेना तो y के लिए लिख दो, है ना। तो जो s है वो डेल्टा x हो जाएगा x डायरेक्शन के लिए, और डेल्टा y हो जाएगा y डायरेक्शन के लिए। समझ गया बेटा? समझ गए? हाँ सर। क्लियर हो गया अभी पूरा? मिटा दूं इसको? हाँ क्लियर हो गया, मिटा दूं? ठीक, पेज नंबर 5 पे। देखो पेज नंबर 5। नाउ व्हाट इज द फार्मूला ऑफ रेंज? व्हाट इज द फार्मूला ऑफ रेंज? अब यहाँ पे एक नोट पे याद रखना, फार्मूला ऑफ रेंज क्या होता है बताओ जरा। ये u वेलोसिटी, ये थीटा डिग्री का रेंज का फार्मूला क्या होता है? ये रेंज होती है यहां से यहां तक की, है ना। रेंज का फार्मूला क्या है? ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, और टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला क्या है? 2uy अपॉन जी, बराबर है। और इसी को सॉल्व करने पे क्या आ गया था? u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तीनों फार्मूले हो गए ये रेंज के। तो अभी मुझे बताओ, आप अगर क्रिकेट खेलते हो या फिर फुटबॉल खेलते हो कि नहीं कोई गेम आप लोग? क्या खेलते हो बताओ? बोलोगे कि सर खेलने नहीं देते आप लोग, तो सुबह से क्लास लगा देते हो और शाम को भी क्लास रहती, खेलने को तो मिल ही नहीं रहा है, फिर भी निकाल ही लेते होगे टाइम। ठीक है, खेलते हो कि नहीं खेलते कुछ? चेस खेलता सर मैं। अच्छा ठीक है, कोई भी गेम खेलते हो। अगर हम क्रिकेट की बात करें, जैसे बाउंड्री से बॉल को हमको स्टंप तक फेंकना है, तो कितने एंगल से फेंकना चाहिए जिससे वो लार्ज डिस्टेंस कवर करे? ठीक है, जैसे अभी वो अपने को इंडिया को ओलंपिक में जेवलिन थ्रो पे क्या मिला है? गोल्ड मिला है कि नहीं मिला है ना? गोल्ड मिला। तो जेवलिन को कितने एंगल पे फेंकना चाहिए जिससे वो मैक्सिमम रेंज अटेन करे? मैक्सिमम रेंज जो ओलंपिक होता है उसमें ये डिस्टेंस मेजर करते, ये वाला हाइट थोड़ी मेजर करते। जो जितना लंबा फेंकेगा उसको गोल्ड मिलेगा, सीधा सा बात है यहाँ पे, है ना। जो जितना लंबा ये वाला डिस्टेंस, जिसका भाला जितनी दूर जाएगा, ये डिस्टेंस जितनी दूर जाएगा उसको गोल्ड मिलेगा। ये सीधा सा फंडा है। कौन कितनी ऊपर फेंक रहा वो फंडा नहीं, वहां पे कितनी दूर तक फेंक पा रहा है। और एक्चुअल में इसमें तो फिजिक्स लगती है ना। ऐसा नहीं कि कुछ भी एंगल बना के, इसके पीछे की जो फिजिक्स है। देखो, रेंज को अगर मैक्सिमम करना है हमें ना, रेंज को अगर मैक्सिमम करना है तो चलो मैक्सिमम रेंज समझने के लिए क्या करते हैं हम लोग? इट इज u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। मेरे हाथ से भाला निकलने की जो स्पीड है, मैं पूरी ताकत से अगर फेंक दूं तो ये जो स्पीड है ये कांस्टेंट हो गई आपके पास में, बराबर। ये स्पीड आपके पास में कांस्टेंट टर्म है, इस पे आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते अगर आपने पूरी ताकत लगा दी तो। लेकिन ये जो एंगल बचता है बेटा, साइन 2 थीटा की जो वैल्यू है ये +1 और किसके बीच में होती? -1 के बीच में होती है। तो माइनस को तो छोड़ दो क्योंकि हमें नेगेटिव पे तो जाना नहीं है। साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी बताओ जरा? इस +1, समझ गए। और साइन 2 थीटा की वैल्यू +1 कब होगी? जब ये एंगल 90 डिग्री बनेगा। 90 डिग्री मतलब थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। मतलब रेंज तभी मैक्सिमम मिलेगी जब आप, तो मैक्सिमम रेंज का फार्मूला क्या हो गया यहाँ पे? u स्क्वायर अपॉन जी के बराबर रेंज का फार्मूला हो गया। और ये रेंज कब मैक्सिमम मिलेगी? जब प्रोजेक्शन एंगल कितनी डिग्री का होगा बताओ? प्रोजेक्शन एंगल कितने डिग्री का होगा? हाँ,
90 डिग्री की 45 डिग्री है? अरे यार 45. 2 थीटा 90 है, तो थीटा कितना आएगा? ये रेंज मैक्सिमम आएगी, समझ गए? तो जब आप कितने डिग्री से प्रोजेक्ट करोगे, भाला को कितने डिग्री से लोगे हॉरिजॉन्टल से, 45 डिग्री का एंगल लोगे तो वो मैक्सिमम रेंज अटेंड करेगा। लेकिन प्रैक्टिकली थोड़ा अलग एंगल रखना पड़ता है। प्रैक्टिकली क्यों अलग एंगल रखना पड़ता है बता सकते हो क्या? यहां पे हमने एयर के रेजिस्टेंस को क्या कर दिया बेटा, नेग्लेक्ट कर दिया कि नहीं? हेलो, यस हमने यहाँ पे एयर के रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दिया है, समझ गए ना? लेकिन प्रैक्टिकली एयर का रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट होता है क्या प्रैक्टिकली? नो No. नो सर तो फिर वहां पे प्रैक्टिकली हम 45 डिग्री के एंगल से नहीं फेंकते, थोड़ा सा ज्यादा एंगल रखते हैं जिससे एयर के रेजिस्टेंस को कंपनसेट किया जा सके। ठीक है, एग्जैक्टली 45 डिग्री पे अगर रियल उसमें फेंकेंगे तो नहीं पहुंचती उतनी रेंज, मैक्सिमम नहीं आती, थोड़ा सा ज्यादा एंगल रखना पड़ता है तब उतनी रेंज मिल पाती है, समझ गए ना? तब उतनी रेंज मिल पाती है। और आइडियल सिचुएशन की अगर हम बात करें तो 45 डिग्री के एंगल से जब आप थ्रो करोगे तो मैक्सिमम रेंज आएगी, समझ गए? तो मैक्सिमम रेंज कब मिलेगी, ध्यान देना, 90 डिग्री में कंफ्यूजन नहीं होना। मैक्सिमम रेंज कब मिलेगी? इफ थीटा इक्वल्स टू कितने डिग्री का एंगल हो, 45 डिग्री, 2 थीटा 90 है, थीटा कितना डिग्री का एंगल, 45 डिग्री का एंगल है, तब जाके रेंज कैसी मिलती है, मैक्सिमम मिलती है। तो फिजिक्स समझ में आ गई गोल्ड की कि नहीं आई? ओलंपिक में गोल्ड की फिजिक्स समझ में आ गई है? हेलो, समझ गए? यस सर ठीक है, नोट करो फटाफट। मुजामिल क्यों लिख रहा बेटा? कैन वी लीव? सर मैं पूछा क्लास खत्म हो गई क्या? नहीं, अभी कहाँ क्लास खत्म हो गई भाई, अभी कितना बच गया? अभी 9 मिनट है सर, हैं? 9 मिनट है 11 बजने को। अभी खत्म नहीं हुई रे भाई, अभी रुक जा, अभी 11 बजने में 9 मिनट है, अभी 9 मिनट में टॉपिक कंप्लीट करना ना मुझे, आज ही हो जाएगा अपना खत्म। और जो मैंने तुमको सॉल्व एग्जांपल की डीपीपीएस दिया है वो पूरी सॉल्व करो, है ना? 2 दिन है आपके पास में पूरा सॉल्व करने के लिए। थोड़ा सा और बच्चा बताने का, मैक्सिमम रेंज कब मिलती? 45 डिग्री पे मिलती, ठीक है? सर हाँ बोलो बेटा। सर गन की बुलेट को ऐसा हॉरिजॉन्टली फायर करेंगे तो ज्यादा दूर जाएंगी या 45 डिग्री पे फायर करेंगे तो ज्यादा दूर जाएगी? 45 डिग्री से फायर करोगे तो ज्यादा दूर जाएगी ना, हॉरिजॉन्टल करोगे तो जल्दी नीचे गिर जाएगी उस, ठीक है? ग्रेविटी उसको, स्पीड भी तो ज्यादा रहती ना सर उसकी? स्पीड ज्यादा रहती है लेकिन 45 डिग्री से हिट करोगे तभी जाके होगा वो मैक्सिमम रेंज अटेंड करेगी, है ना? हॉरिजॉन्टल फेंक दोगे, भाला हॉरिजॉन्टल फेंक दे, तो पत्थर हॉरिजॉन्टल फेंक और 45 डिग्री पे पूरी ताकत से फेंक के देख लेना,
मतलब खड़े हो जाना जमीन पे और एक पत्थर को हॉरिजॉन्टल फेंकना पूरी ताकत से और एक को 45 डिग्री से फेंकना। प्रैक्टिकल कर लेना इसको ग्राउंड पे, ठीक है। बॉल को फेंक सर के इसका हाँ, कारण बोल। ग्रेविटी भी है ना सर, क्योंकि अगर 45 पे फेंकेंगे तो एक प्रॉपर ट्रेजेक्टरी बनती है जाने की, लेकिन हॉरिजॉन्टल और फेंकेंगे तो ग्रेविटी अगर तो खींच के नीचे गिरा देगी। हाँ, नीचे नीचे रह जाएगी ना वो, तो ग्रेविटी तुरंत उसको खींच ही ले रही, वहां पे वर्टिकल डायरेक्शन कम ट्रेवल करेगी ना वो। यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन सफिशिएंटली मिल जाता है उसको ट्रेवल करने के लिए। अगर यहाँ से तुम सीधा हॉरिजॉन्टल फेंक देते हो तो वर्टिकल डायरेक्शन ज्यादा टाइम मिलते नहीं उसको, है ना, तो जल्दी गिर जाएगी। समझ गया? अच्छा, एक इसी में एक लॉजिकल क्वेश्चन है। मैंने यहां से बंदूक से गोली चलाया ऐसे ठाए 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 ठाए, है ना, सीधे हॉरिजॉन्टल चला रहा हूँ गोली में, और उसके खोखे नीचे गिर रहे हैं। कौन जल्दी ग्राउंड पे पहुंचेगा? खोखे ग्राउंड पे जल्दी पहुंचेंगे कि बुलेट जल्दी ग्राउंड पे पहुंचेगी? बुलेट को भी सीधा 45 डिग्री नहीं, ऐसा सीधा हॉरिजॉन्टल हम गोली चला रहे हैं, तो खोखे जल्दी गिरेंगे कि गोली जल्दी गिरेगी ग्राउंड पे? खोखा गिरेगा। कि दोनों साथ में खोते ही पहले गिर जाते हैं कि दोनों साथ में? सर खोके नहीं सर, खोते पहले गिरेंगे। खोखा ही गिरेगा ना। थोड़ा सोचो और फिजिक्स के अकॉर्डिंग सोचो इसको जरा, है ना। आज जो मैंने सॉल्व एग्जांपल दिया है, कल हम लोग इसका जवाब ढूंढेंगे, पर सोचो इसके बारे में, ठीक है। और एक और यहाँ पे मान लो बंदर बैठा खंबे पे और तुमको बंदर को मारना है। ये बंदर बैठा खंबे पे, है ना, और यहाँ से तुम उसको निशाना लगा रहे हो, तो ये बंदर को हिट करेगा कि नहीं करेगा? सर करेगा ना। करेगा। अगर बंदर यहीं पे बैठा रहे ना या ऊपर चला जाए तो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी के कारण ये नीचे आके लगेगा ना यहाँ पे। तो अगर जैसे तुमने गोली चलाई बंदर को एम करके और बंदर का बैलेंस बिगड़ गया, फ्री फॉल होने लगा, तो लगेगा उसको। और अगर बंदर डरेगा नहीं, हाँ मार ली गोली, तो ग्रेविटी उसको बचा लेगी। तो फिर जब एम लगाया जाता है तो एम को थोड़ा हाइट लेके लगाया जाता है, जिससे ग्रेविटी के कारण जो ट्रेजेक्टरी बनती, जो नीचे वर्टिकल मोशन होता है, वो कंपनसेट हो सके। समझ गए? समझ गए कि नहीं? तो सर सर क्लोज गन की रेंज रेंज में के सामने वो बंदर और बुलेट फायर करने वाले की डिस्टेंस तो कुछ भी नहीं रहेगा ना। क्या क्या? सर गन की रेंज जितनी है तो वो तो हाँ। बहुत लंबी रेंज रहती है, उसके सामने वो बंदर और इंसान का डिस्टेंस तो कुछ भी नहीं रहेगा, वो तो ऐसे ही हिट करा जाएगा उसको। नहीं, रेंज बहुत ज्यादा होती है एक्चुअल में। जैसे रेंज का मतलब जैसे दूर है, मतलब भाई 100 मीटर दूर पे है और आप यहाँ से निशाना लगा रहे हो, बिल्कुल खंबे पे है और यहीं से मार रहे हो तुम, तो लग ही जाएगा, क्योंकि उसका साइज ही इतना बड़ा है। और अगर साइज बड़ा है तो यहाँ पे जो जितना कम डिस्टेंस होगा तो फिर उसके पैर में कहीं इधर उधर लग सकती है, ठीक है। एक लेकिन पॉइंट को अगर टारगेट करके कर रहे हो तो फिर ग्रेविटी के कारण क्या होता है, वो नीचे आता है। थोड़ा दूर है तो फिर थोड़ा ऐसा कंपनसेट करना पड़ेगा कि ग्रेविटी के कारण जो वर्टिकल मोशन होता है ऑब्जेक्ट का, वो कंपनसेट हो सके। समझ गए? समझ गए? हाँ सर। यस सर। क्लियर हो गया? तो है इंटरेस्टिंग फिजिक्स की नहीं है? यस सर। ठीक है, बाकी का डिस्कशन अब अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, है ना। तो इसका जवाब ढूंढना जो अपन ने दिए थे, गोली वाला, गोली सीधी चला रहे हो, खोके पहले गिरेंगे कि गोली पहले गिरेगी जमीन पे? इसका जवाब बताइए इसी कॉन्सेप्ट रिलेटेड। हाँ, इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। मतलब यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट लगेंगी, एक तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला, और अगर एक बॉल को हम लोग सीधा नीचे गिराते हैं, जैसे एक बॉल को h हाइट से नीचे गिरा रहे हो, तो एक बार मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन देखना, फ्री फॉल। हेलो सर। सर का नेट गया। टाइम तो होगा, लीव होना है क्या? वही पूछ रहा हूँ, लीव करे कि रुके। अब तो सर ही बताएंगे क्या करना है। सर आए नहीं तो सर तो चलेगा। छोड़ के फिर हम भी चलते हैं। हेलो।
अरे नहीं, वो मैंने क्या है ना, टाइम फाउंडेशन डाल दिया तुम्हारी क्लास की, तो वो उतना टाइम खत्म हो गया था, इसलिए वो खत्म हो गई थी क्लास। ठीक है, समझ गए? तो इतना आप लोग इसके जवाब ढूंढना, आज की क्लास में इतनी करेंगे, बाकी अब अगली क्लास में देखेंगे अपन लोग, है ना? ठीक है, समझ गए बच्चों? बाय सर। ओके, बाय बाय। बाय सर। बाय बेटा, बाय बाय सर। बाय।